तक हम लोग 8 विषय के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमारा 9th विषय है, 9वां विषय है, जिसका टाइटल है औद्योगिक क्रांति। दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की ऑडियो बुक की। इसमें हमारा जिसका टाइटल है बुक का विश्व इतिहास के कुछ विषय। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योगों और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। जैसे वहां दूसरी औद्योगिक क्रांति लगभग 1850 के बाद आई और उसमें रसायन तथा बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। उस दौरान ब्रिटेन, जो पहले विश्व भर में औद्योगिक शक्ति के रूप में अग्रणी था, पिछड़ गया और जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका उससे आगे निकल गया। अब बात करते हैं प्रथम औद्योगिक क्रांति की। इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए। बाद में यूरोप के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का उन देशों तथा विश्व के समाज के अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण नई मशीनों और तकनीकियों से गहराइयों से जुड़ा था। इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले ही की हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। इस अध्याय में कपास और लोहा उद्योगों में हुए परिवर्तनों की रूपरेखा दी गई है। ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। इसके प्रयोग से जहाजों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति अधिक तेज हो गई। जिन आविष्कर्ताओं तथा व्यापारियों ने ये परिवर्तन लाने में योगदान दिया था, उनमें से बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से ना तो धनवान थे और ना ही बुनियादी विज्ञानों जैसे भौतिकी अथवा रसायनों में शिक्षित थे, जैसा कि उनमें से कुछ वैज्ञानिकों की पृष्ठभूमि पर नजर डालने से पता चलेगा। आगे चलकर औद्योगिकरण की वजह से कुछ लोग तो समृद्ध हो गए, पर इसके प्रासंगिक दौर का लाखों लोगों के काम करने की खराब एवं बदतर रहन-सहन की परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। इनमें से स्त्रियों और बच्चों भी शामिल थे। इससे विरोध भड़क उठा। फलस्वरूप सरकार को कार्य करने की परिस्थितियों के नियंत्रण के लिए कानून बनाने पड़े। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे फ्रांस में जॉर्जिस मिशले और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टॉयनबी, जिनका जीवन काल 1852 से 83 है, द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 से 1820 के बीच हुए थे। इस दौरान ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन था, जिसके बारे में टॉयनबी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कई व्याख्यान दिए थे। उनके व्याख्यान उनकी असामयिक मृत्यु के बाद 1884 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रैगमेंट्स। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान, लोकप्रिय अभिभाषण, टिप्पणियां और अन्य अंश। दोस्तों, आप ये अल्टीमेट ऑडियो बुक पर सुन रहे हैं, इसलिए आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परवर्ती इतिहासकार टी.एस. एस्टन, पॉल मंटू यानी पॉल मैंटेक्स और हेरिक हॉब्सबॉम मोटे तौर पर टॉयनबी के विचारों से सहमत थे। 1780 के दशक से 1820 के दौरान कपास और लौह उद्योग, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई। एस्टन 1889 से 1968 ने तो इस औद्योगिक क्रांति का उत्सव मनाया, जब इंग्लैंड छोटी छोटी मशीनों और कल पुर्जों की बाढ़ से मानो अप्लावित हो गया। ब्रिटेन क्यों, यानी जो औद्योगिक क्रांति की बात हो रही, ये ब्रिटेन क्यों? ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया था। यह 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं संतुलित रहा था। इसके तीनों हिस्से इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का एक छत्र शासन रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्का यानी मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। इस बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों को कोई हस्तक्षेप नहीं था, यानी वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे, जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाती।
17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग विनिमय यानी आदान प्रदान के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से होने लगा था। तब तक बहुत से लोग अपनी कमाई वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे। इससे लोगों को अपनी आमदनी के खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गए और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हो गया। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा था, जिसे बाद में कृषि क्रांति कहा गया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत फार्म खरीद ली और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन की वृद्धि हुई। इससे भूमिहीन किसानों और गांव की सार्वजनिक जमीनों पर अपने पशु चराने वाले चरवाहों एवं पशुपालकों को कहीं और काम धंधा तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनमें से अधिकांश लोग आसपास के शहरों में चले गए। यहाँ पर एक कविता लिखी हुई है जो कि अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक ओलिवर गोल्डस्मिथ, जिनका जीवन काल 1728 से 1774 है, ने अपनी कविता उजड़ा गांव द डेजर्टेड विलेज में इस स्थिति का चित्रण किया है। क्या है, देखते हैं। वो इंसान जो अपने धन और अहंकार से पनप रहा है, उस जमीन के लिए गरीबों ने अपना सब कुछ हारा है। वो जमीन जहाँ उसकी झील बनी है, वो जमीन जहाँ उसके बगीचे के आगे चारों ओर फैली हुई है, उस जगह जहाँ उसके घोड़े बनते हैं और वहाँ जहाँ घोड़ों से के साजो सामान रखे जाते हैं और वही जहाँ उनके कुत्ते रहा करते हैं। वो रेशमी आलस्य जिसमें उसके अंग ढके हैं, ना जाने कितने पड़ोसी खेतों की आधी से ज्यादा उपजों को छीना है। चलिए बात करते हैं शहर व्यापार और वित्त की, है ना। सिटी ट्रेड एंड फिनांस की बात की जाएगी। अब यहाँ पर 18वीं शताब्दी से यूरोप के बहुत से शहर क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही दृष्टियों से बढ़ने लगे थे। यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी सन 1750 से 1800 के बीच दोगुनी हो गई थी, उनमें से 11 ब्रिटेन में थे। इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा था, जो देश के बाजारों का केंद्र था। बाकी बड़े बड़े शहर भी लंदन के आसपास ही स्थित थे। लंदन ने संपूर्ण विश्व में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली तथा फ्रांस के भूमध्य सागरीय पत्तनों बंदरगाह से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर आ गया था। इसके बाद तो लंदन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया। साथ ही लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया। अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में थे। इंग्लैंड में विभिन्न बाजारों के बीच माल की आवाजाही प्रमुख रूप से नदी मार्ग से और समुद्री तट की सुरक्षित खाड़ियों में पानी के जहाजों से होती थी। रेल मार्ग का प्रसार होने तक जल मार्गों द्वारा परिवहन स्थल मार्गों की तुलना में सस्ता पड़ता था और इसमें समय भी कम लगता था। काफी पहले यहाँ तक कि सन 1724 से इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए लगभग 1160 मील लंबा जलमार्ग था, जिसमें नौकाएं चल सकती थी और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश स्थान नदी से अधिक 15 मील की दूरी पर थे। चूंकि इंग्लैंड की नदियों में के सभी नौचालनी भाग समुद्र से जुड़े हुए थे, इसीलिए नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला माल समुद्र तटीय जहाजों तक, जिन्हें तटपोत कोस्टर कहा जाता था, आसानी से ले जाया और सौंपा जा सकता था। सन 1800 तक इन कोस्टर तटपोतों पर काम करने वाले नाविकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी। देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में स्थापित था। 1784 तक इंग्लैंड में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्रांतीय बैंक थे और अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 3 गुना हो गई थी। 1820 के दशक तक प्रांतों में 600 से अधिक बैंक थे और अकेले लंदन में ही 100 से अधिक बैंक थे। बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन इन्हीं बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। 1780 के दशक से 1850 के दशक तक ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ, उसके कुछ कारण ऊपर बताए जा चुके हैं। गांव से आए अनेक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए।
बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक मौजूद थे। परिवहन के लिए एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध थी। आगे के पृष्ठों में 2 नए कारकों का वर्णन किया गया है। प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की श्रृंखला जिसने उत्पादन के स्तरों में अचानक वृद्धि कर दी है, और एक नया परिवहन तंत्र जो रेल मार्गों के निर्माण से तैयार हो गया। इन दोनों विकास क्रमों के मामले में यदि बीच के समय को सावधानी पूर्वक देखा जाए तो यही पता चलेगा कि इन विकास क्रमों और उनके व्यापक इस्तेमाल के बीच कुछ दशकों का अंतराल रहा था। इसीलिए कोई यह न समझे कि इस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई नया आविष्कार होते ही उद्योग में तत्काल उसका प्रयोग हो गया। 18वीं शताब्दी में कुल मिलाकर जो 26,000 आविष्कार हुए, उनमें से आधे से अधिक आविष्कार 1782 से 1800 तक की अवधि में ही हुए थे। इन आविष्कारों के कारण अनेक परिवर्तन हुए। हम इन परिवर्तनों में से केवल 4 बड़े परिवर्तनों अर्थात लौह उद्योग का रूपांतरण, कपास की कटाई और बुनाई, भाप की शक्ति का विकास और रेल मार्गों की शुरुआत पर ही चर्चा करेंगे। पहली विषय पर हम आते हैं, कोयला और लोहा, कोल एंड आयरन। जैसा कि आपको पता है कि कोयला और लोहा क्या है, आधारभूत है ना, किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले यहाँ पर चित्र देखिए, कोलब्रुक डेलेन का चित्र, धमन भट्टियां बाएं और मध्य भाग में और काट कोयले की भट्टियां दाएं। एफ बाइवेर्स द्वारा की गई चित्रकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कोयला और लोहे की। इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था कि मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्रियां कोयला और लौह अयस्क बहुतायत से उपलब्ध थी। इसके अलावा वहां उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, तांबा और रांगा टिन भी खूब मिलते थे। किंतु 18वीं शताब्दी तक वहां इस्तेमाल योग्य लोहे की कमी थी। लोहा प्रगलन स्मेल्टिंग की प्रक्रिया के द्वारा लौह खनिज में शुद्ध तरल धातु के रूप में निकाला जाता है। सदियों तक इस प्रगलन प्रक्रिया के लिए काठ कोयले यानी चारकोल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस कार्य की कई समस्याएं थी। काठ कोयला लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया में टूट जाया करता था। इसकी अशुद्धताओं के कारण घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन होता था। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं था, क्योंकि लकड़ी के लिए जंगल काट लिए गए थे और यह उच्च तापमान पैदा नहीं कर सकता था। इस समस्या का कई वर्षों से हल ढूंढा जा रहा था। अंततोगत्ता श्रोफशायर के एक डर्बी परिवार ने, जो स्वयं लौह उस्ताद थे, इस समस्या का हल निकाल लिया। आधी शताब्दी के दौरान इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने, दादा, पिता और पुत्र, जो सभी अब्राहम डर्बी के नाम से पुकारे जाते थे, धातुकर्म उद्योग में क्रांति ला दी। इस क्रांति का प्रारंभ 1709 ईस्वी में प्रथम अब्राहम डर्बी, जिनका 1677 से 1717 तक जीवन काल है, द्वारा किए गए आविष्कार से हुआ। धमन भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार था, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक में उच्च तापमान उत्पन्न करने की शक्ति थी और वह पत्थर के कोयले से गंधक तथा अपद्रव्य निकालकर तैयार किया जाता था। इस आविष्कार का फल यह हुआ कि तब से भट्टियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था, उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। इस प्रक्रिया में कुछ और आविष्कारों द्वारा आगे और सुधार किया गया। द्वितीय डर्बी, जिनका जीवन काल 1711 से 68 में था, ने ढलवा लोहे, पिग आयरन से पिटवा लोहे, रॉट आयरन का विकास किया, जो कम भंगुर थे। हेनरी कोट 1740 से 1823 ने आलोड़न भट्टी पडलिंग फर्नेस, जिसमें पिघले लोहे में से अशुद्धि को दूर किया जा सकता था, और बेलन मिल, रोलिंग मिल का आविष्कार किया, जिसमें परिशोधित लोहे से छड़ें तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। अब लोहे से अनेकानेक उत्पाद बनाना संभव हो गया। चूंकि लोहे में टिकाऊपन अधिक था, इसीलिए इसे मशीनी और रोजमर्रा की चीजें बनाने के लिए लकड़ी से बेहतर सामग्री माना जाने लगा। लकड़ी तो जल कट फट सकती थी, लेकिन लोहे के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को नियंत्रित किया जा सकता था। 1770 के दशक में जॉन विल्किंसन
1728 से 1808 में सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियां, आसव तथा शराब की भट्टियों के लिए टंकियां, वाट्स और लोहे की सभी आकारों की नलियां पाइपें बनाई। 1779 में तृतीय डर्बी, 1785-91 ने विश्व में पहला लोहे का पुल कोलब्रुक डेल में सेवर्न नदी पर बनाया। विल्किंसन ने पानी की पाइपें पेरिस को पानी की आपूर्ति के लिए 40 मील लंबी पहली बार ढलवा लोहे से बनाई। आगे चलकर यहाँ पर जो बात की गई है सेवर्न की, आगे चलकर यह इलाका आयरन ब्रिज नामक गांव के रूप में विकसित हो गया। अब हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैप देखेंगे, मानचित्र। यहाँ पर आप देखेंगे लौह और कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। यहाँ पर आप एक स्कॉटलैंड ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, ये उत्तरी सागर है ना। यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, आयरिश सागर है। अब यहाँ पर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर न्यू कैसल दिखाई दे रहा होगा, यॉर्कशायर, लीड्स, मैनचेस्टर, लिवरपूल, शेफील्ड, बर्मिंघम इंग्लैंड में, क्रिस्टल, वेल्स, श्रॉफशायर, कॉर्नवाल आदि जगहों पर क्या है, आपको लौह और कोयला उत्पादन क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लोहा उद्योग कुछ खास क्षेत्रों में कोयला खनन तथा लोहा प्रगलन की मिली-जुली इकाइयों के रूप में केंद्रित हो गया। यह ब्रिटेन का सौभाग्य था कि वहां एक ही द्रोणी क्षेत्र यानी बेसिन, यहाँ तक कि एक ही पट्टियों में उत्तम कोटि का कोकिंग कोयला और उच्च स्तर का लौह खनिज साथ साथ पाया जाता था। ये द्रोणी क्षेत्र पत्तनों के पास ही थे। वहां ऐसे 5 तटीय कोयला क्षेत्र थे जो अपने उत्पादों को लगभग सीधे ही जहाजों में लदवा सकते थे। चूंकि कोयला क्षेत्र समुद्र तट के पास ही थे, इसलिए जहाज निर्माण का कारोबार और नौ परिवहन का व्यापार खूब बढ़ा। ब्रिटेन के लौह उद्योगों ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पादन को चौगुना बढ़ा लिया और उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था। 1820 में 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की जरूरत होती थी, किंतु 1850 तक आते आते यह मात्रा घट गई और केवल 2 टन कोयले से ही 1 टन ढलवा लोहा बनाया जाने लगा। 1848 तक यह स्थिति आई कि ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से अधिक थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कपास और की कताई और बुनाई की। ब्रिटिश हमेशा ऊन और सन यानी लिनन बनाने के लिए सन से कपड़ा बुना करते थे। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत में बड़ी लागत पर सूती कपड़ों की गांठों का आयात करता रहा था, लेकिन जब भारत के हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कच्चे कपास यानी रुई का आयात करना भी शुरू कर दिया, जिसकी इंग्लैंड से आने पर कताई की जाती थी और उससे कपड़ा बुना जाता था। 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम इतनी धीमी गति और मेहनत से किया जाता था कि एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए आवश्यक धागा काटने के लिए 10 काटने वालों से अधिकतर स्त्रियां, जिसमें स्पिनर, जिनसे अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द स्पिनिस्टर बना है, की जरूरत पड़ती थी। इसलिए काटने वाले दिन भर कताई के काम में लगे रहते थे और बुनकर बुनाई के लिए धागे के इंतजार में समय बर्बाद करते रहते थे। लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हो जाने के बाद कच्ची रुई को काटकर उसका धागा बनाने और उससे कपड़ा बनाने की रफ्तार के बीच पहले जो अंतर था वह खत्म करने में सफलता मिल गई। इस कार्य को और अधिक कुशलतापूर्वक करने के लिए उत्पादन का काम धीरे धीरे कताईगरों, बुनकरों के घरों से हटकर फैक्ट्रियों यानी कारखानों में चला गया। यहाँ एक चित्र बना हुआ है। चित्र में एक स्त्री को खतरनाक स्थिति में अपने पांव से ट्रेडमिल पांव चक्की चलाते हुए दिखाया गया है। ये स्त्री है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, उनको पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ। फर्स्ट है उड़न तुरी करघे, फ्लाइंग शटल डोम का आविष्कार जॉन के द्वारा सन 1733 में बनाए गए फ्लाइंग शटल डूम यानी उड़न की तुरी करघे की सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया। परिणाम स्वरूप कताई की तत्कालीन रफ्तार से जितना धागा बनता था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में धागे की जरूरत होने लगी। जेम्स हारग्रीव्स 1720 से 78 द्वारा 1765 में बनाई गई कताई मशीन
स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था, जिससे बुनकरों को उनकी आवश्यकता से अधिक तेजी से धागा मिलने लगा। नंबर 3, रिचर्ड आर्कराइट द्वारा सन 1769 में आविष्कृत वाटर फ्रेम नाम की मशीन द्वारा पहले से कहीं अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा। इससे लिनन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाने की बजाय अकेले सूती धागे से विशुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाने लगा। म्यूल एक ऐसी मशीन का उपनाम था जो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन 1753 से 1827 द्वारा बनाई गई थी। इससे कटा हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। नंबर 5, कपड़ा उद्योग में उन मशीनों के आविष्कारों का दौर जो कताई तथा बुनाई कार्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाई जा रही थी। एडमंड कार्टराइट द्वारा 1787 में पावर लूम यानी शक्तिशाली करघे के आविष्कार के साथ समाप्त हो गया। पावर लूम को चलाना बहुत आसान था। जब भी धागा टूटता वह अपने आप काम करना बंद कर देता था और इससे किसी भी तरह के धागे से बुनाई की जा सकती थी। 1830 के दशक से कपड़ा उद्योग में नई मशीनें बनाने की बजाय श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। 1780 के दशक से कपास के उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया था। इस उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएं थी जो अन्य उद्योगों में भी दिखाई देती थी। सबसे पहले मानचित्र देखेंगे, सूती वस्त्रों के उत्पादन क्षेत्र इसमें दिए गए हैं। इस मानचित्र में कहाँ ब्रिटेन में तो ग्लासगो एक सेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर न्यू कैसल दिखाई देगा, उसके बाद यॉर्कशायर, लीड्स, मैनचेस्टर, नॉटिंघम, लिसेस्टर, बर्मिंघम, लंदन, है ना, ये लंकाशायर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सूती वस्त्रों के उत्पादन क्षेत्र दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कच्चे माल के रूप में आवश्यक से कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था और जब उससे कपड़ा तैयार हो जाता तो उसका अधिकांश भाग बाहर निर्यात किया जाता था। इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए इंग्लैंड के पास अपने उपनिवेश होना जरूरी था, जिससे कि इन उपनिवेशों से कच्ची कपास भरपूर मात्रा में मंगाई जा सके और फिर इंग्लैंड में उसे कपड़ा बनाकर उन्हीं उपनिवेशों के बाजारों में बेची जा सके। यह उद्योग प्रमुख रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों तथा बच्चों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। इससे औद्योगिकरण के प्रारंभिक काल की घिनौनी तस्वीर सामने आती है, जिसका वर्णन आगे किया गया है। भाप की शक्ति। जब यह पता चल गया कि भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है, तो यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। ध्रुवचालित शक्ति के रूप में जल भी सदियों से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना रहा था, लेकिन इसका उपयोग कुछ खास इलाकों, मौसमों और जल प्रवाह की गति के अनुसार सीमित रूप में ही किया जाता था। लेकिन अब इसका एक अलग रूप से प्रयोग किया जाने लगा। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योगों में किया गया। जब कोयले और धातुओं की मांग बढ़ी तो उन्हें और भी अधिक गहरी खानों में से निकालने के प्रयासों में तेजी आई। खानों में अचानक पानी भर जाना भी एक गंभीर समस्या थी। थॉमस सेवरी 1650 से 1715 ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए 1698 में माइनर्स फ्रेंड यानी खनक मित्र नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। किसने? थॉमस सेवरी ने। ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे-धीरे काम करते थे और अधिक दबाव हो जाने पर उनका वाष्पित्र यानी बॉयलर फट जाता था। भाप का एक और इंजन 1712 में थॉमस न्यूकोमेन द्वारा बनाया गया। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघनन बेलन यानी कंडेंसिंग सिलेंडर के लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों में होता रहा। जब जेम्स वाट 1736 से 1819 ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला। वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिसमें भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर यानी प्रमुख चालक मूवर के रूप में काम देने लगा, जिससे कारखानों में शक्ति चालित मशीनों की ऊर्जा मिलने लगी। एक धनी निर्माता
मैथ्यू बोल्टन की सहायता से वाट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। इस फाउंड्री से वाट के स्टीम इंजन बराबर बढ़ती हुई संख्या में बनकर निकलने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट के भाप इंजन ने द्रव चालित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया। वाट के आविष्कार भाप के इंजन तक ही सीमित नहीं थे। उसने दस्तावेजों की नकल तैयार करने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का भी आविष्कार किया था। उसने नापने की इकाई बनाई थी जो पुराने सर्वत्र शक्ति स्रोत यानी घोड़े की शक्ति के साथ यांत्रिक शक्ति की तुलना पर आधारित थी। वाट की माप इकाई यानी अश्वशक्ति हॉर्स पावर एक घोड़े की 1 मिनट में 1 फुट यानी 0.3 मीटर तक तथा 33,000 पाउंड यानी 14,969 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता के समकक्ष थी। अश्वशक्ति को विश्व में सर्वत्र यांत्रिक ऊर्जा के सूचक के रूप में काम में लाया जाता है। 1880 के बाद अधिक हल्की तथा मजबूत धातुओं के इस्तेमाल से अधिक सटीक मशीनी औजारों के निर्माण से और वैज्ञानिक जानकारी के अधिक व्यापक प्रसार से भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हो गई। पहले धातु को पीसने के लिए चक्के चलाने का काम घोड़ों से लिया जाता था, लेकिन बाद में भाप की शक्ति के इस्तेमाल से जनशक्ति तथा अश्वशक्ति पर मनुष्य की निर्भरता कम हो गई। 1840 में यह स्थिति यह थी कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन ही संपूर्ण यूरोप में आवश्यक ऊर्जा 70% से अधिक अश्वशक्ति का उत्पादन कर रहे थे। नहरें और रेलें। प्रारंभ में नहरें कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई, जिसका कारण यह था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में बहुत समय लगता था और उस पर खर्च भी अधिक आता था, जबकि उसे बजरों में भरकर नहरों के रास्ते ले जाने में समय और खर्च दोनों ही कम लगते थे। औद्योगिक ऊर्जा के लिए और शहरों में घर गर्म करने या उनमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग बराबर बढ़ती रही। इंग्लैंड में पहली नहर यानी कौन सी थी? वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि उसके जरिए वर्सले मैनचेस्टर के पास के कोयले भंडारों से शहर तक कोयला ले जाया जाए। इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई। नहरें आमतौर पर बड़े-बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खानों, खदानों या जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए-नए शहरों में बाजार बन गए। उदाहरण के लिए बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेजी से हुआ क्योंकि वह लंदन ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदी के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य स्थित था। 1760 से 1790 के बीच नहरें बनाने की 25 नई परियोजनाएं शुरू की गईं। 1788 से 1796 तक की नहरोन्माद कैनाल मैनिया के नाम से पुकारे जाने वाली अवधि में 46 नई परियोजना हाथ में ली गई और इसके बाद अगले 60 वर्षों में अनेकानेक नहरें बनाई गई, जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी। पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन। स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बना। अब रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, सस्ती और तेजी भी, और माल तथा यात्री दोनों को ढो सकती थी। इस साधन में एक साथ 2 आविष्कार सम्मिलित थे। लोहे की पटरी, जिसने 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया, और भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों की खिंचाई। रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक 1771 से 1833 ने एक इंजन का निर्माण किया, जिसे पंपिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे। यह इंजन ट्रकों को कार्निवाल में उस खान के चारों ओर खींचकर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन 1781 से 1848 ने एक रेल इंजन बनाया जिसे ब्लेचर कहा जाता था। यह इंजन 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया। इसके बाद 1830 में लिवरपूल
और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। 20 वर्षों के भीतर रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना एक आम बात हो गई। 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं दिखाई दी। नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोतों की भीड़-भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई और पाले, बाढ़ या सूखे कारण उनसे इस्तेमाल का समय भी सीमित हो गया। अब रेल मार्ग ही परिवहन का सुविधाजनक विकल्प दिखाई देने लगा। 1830 से 1850 के बीच ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर 2 चरणों यानी में लगभग 6000 मील लंबा हो गया। 1833 से 37 के छोटे रेलोन्माद के दौरान 1400 मील लंबी रेल लाइन बनी और 1844 से 47 के बड़े रेल उन्माद के दौरान फिर 9500 मील लंबी रेल लाइन बनाने की मंजूरी दी गई। इस संपूर्ण कार्य में कोयले और लोहे का भारी मात्रा में उपयोग किया गया। बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाया गया और निर्माण तथा लोक कार्य उद्योगों को क्रियाकलापों में तेजी लाई गई। 1850 तक आते आते अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गया। आविष्कारक कौन थे? यह पता लगाना उससे ही रुचिकर होगा कि वे लोग कौन थे जिनके प्रयत्नों से ये परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ लोग प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे। भौतिकी तथा रसायन जैसे बुनियादी विज्ञानों की शिक्षा 19वीं सदी के आखिरी दशकों तक अत्यंत सीमित थी और ऊपर बताए गए प्रौद्योगिकी आविष्कार तब तक हो चुके थे। चूंकि इन आविष्कारों को संपन्न करने के लिए भौतिकी या रसायन विज्ञान के उन सिद्धांतों या नियमों की पूर्ण जानकारी होना जरूरी नहीं था जिन पर ये आविष्कार आधारित थे। इसीलिए ये वैज्ञानिक प्रगतियां प्रतिभाशाली लेकिन अंतःप्रज्ञ विचारकों तथा लगनशील प्रयोगकर्ताओं द्वारा की गई। उन्हें इस तथ्य से भी सहायता मिली कि इंग्लैंड में कुछ ऐसी विशिष्टताएं थी जो अन्य यूरोपीय देशों में नहीं थी। इंग्लैंड में 1760 से 1800 के बीच दर्जनों वैज्ञानिक पत्रिकाएं और अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा अनेक शोधपत्र प्रकाशित किए गए। यहाँ तक कि वहाँ छोटे कस्बों में भी ज्ञान पिपासा सर्वत्र व्याप्त थी। इस प्रयास को कला समाज सोसाइटी ऑफ आर्ट्स 1754 में स्थापित के क्रियाकलापों द्वारा घूमने फिरने वाले व्याख्याताओं द्वारा उन कॉफी हाउसों में जिनकी संख्या 18वीं शताब्दी में कई गुना बढ़ गई थी, विचार विनिमय द्वारा बुझाया गया। अधिकतर आविष्कार वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की अपेक्षा दृढ़ता, रुचि, जिज्ञासा यहाँ तक कि भाग्य के बल पर ही हुई। कपास उद्योग के क्षेत्र में कुछ आविष्कारक जैसे जॉन तथा जेम्स हारग्रीव्स बुनाई और बढ़ईगिरी से परिचित थे, किंतु रिचर्ड आर्कराइट एक नाई और बालों की विग बनाने वाला था। सैमुअल क्रॉम्पटन तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं था और एडमंड कार्टराइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया था। प्रारंभ में उसकी इच्छा पादरी बनने की थी और वह यांत्रिकी के बारे में बहुत कम जानता था। इसके विपरीत भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी एक सेना अधिकारी था। थॉमस न्यूकोमेन एक लोहार तथा तालासाज था और जेम्स वाट का यंत्र संबंधी कामकाज की ओर बहुत झुकाव था। उन सब में अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ संगत ज्ञान अवश्य था। सड़क निर्माता जॉन मैडकॉफ, जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया था और उनके बारे में योजनाएं बनाई थी, अंधा था। नहर निर्माता जेम्स ब्रिंडले तो लगभग निरक्षर था। शब्दों की वर्तनी के बारे में उसका ज्ञान इतना कमजोर था कि वह नौचालन नेविगेशन शब्द की सही वर्तनी कभी न बता सका, लेकिन उसमें गजब की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति और एकाग्रता थी। अब बात करेंगे हम परिवर्तित जीवन की। इसीलिए इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव हो पाया। इसी प्रकार ऐसे धनवान लोग भी बहुत थे जिन्होंने जोखिम उठाकर उद्योग धंधों में इस आशा से पूंजी निवेश किया कि इनमें से उन्हें मुनाफा होगा और उनके धन में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। अधिकांश मामलों में यह धनराशि यानी पूंजी कई गुना बढ़ी। धन में माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादक कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि हुई, लेकिन इसका मनुष्यों को दूसरे रूप में भारी खामियाजा भी उठाना पड़ा। इससे परिवार टूट गए, पुराने पते बदल गए और लोगों को नई जगहों पर रहना पड़ा। शहर विकृत होने लगे और कारखानों में काम करने की परिस्थितियां एकदम बिगड़ गई। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में केवल 2 थी, जो बढ़ते बढ़ते 1850 में 29 हो गई, यानी केवल 100 साल में यह 2 से कितना हो गया, 29। आबादी में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई उस रफ्तार से रहन सहन
कि अन्य साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई। वहां रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। सफाई और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था में भी बढ़ती हुई शहरी आबादी के मुताबिक सुधार नहीं हुआ। बाहर से आकर नए बसे लोगों को नगरों के कारखानों के आसपास भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ा, जबकि धनवान लोग नगर छोड़कर आसपास के उपनगरों में साफ सुथरे मकान बनाकर रहने लगे, जहां की हवा स्वच्छ थी और पीने का पानी भी साफ एवं सुरक्षित था। यहाँ एक बना हुआ है क्या चित्र। इस चित्र में दिया हुआ है दूर बाईं ओर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोल ब्रुकेडेल में बढ़ाई और अन्य कामगारों के लिए 1783 में कंपनी द्वारा बनाए गए ये आवास, जबकि यहाँ पर बाईं ओर क्या है, डर्बी परिवार के बंगले विलियम वेस्टवुड द्वारा चित्रित 1835 में। ये क्या है, डर्बी परिवार के बंगले हैं। एडवर्ड कारपेंटर ने 1881 में के आसपास अपनी कविता एक विनिर्माणकारी नगर में इन अ मैन्युफैक्चरिंग टाउन में इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया था। जब मैं उस उदास शहर में बेचैन और निराश घूम रहा था, तो मैंने वहां अफरा तफरी में परेशान लोग देखे, जो मानो नरक के किसी दरवाजे में भूतों की तरह आ जा रहे थे, यानी हेड्स। मैंने आकाश में ऊंची उठी चिमनियों की लंबी कतारें देखी और देखे काले धुएं के बादल, जो सूरज, आकाश और धरती को अपने बोझ से ढक रहे थे। और देखे कूड़े के बड़े बड़े ढेर, जिनमें बच्चे रद्दी बटोर रहे थे। और फिर आधी छतों वाले काले भद्दे मकान, और देखी नीचे बहती काली नदी। जब मैं इन सबको देख रहा था, तभी मेरी नजर दूर दराज के पूंजीपत मोहल्ले पर पड़ी, जहां महल नुमा मकान, बंगले, ऊंची ऊंची दीवारों के बाल वाले बगीचे, सुंदर सलोनी गाड़ियां और उनके मालिक मानो दूर दूर तक पसरी गरीबी, जिसकी बदौलत वे धनवान बने थे, देखकर अपना मुंह बिचका रहे थे। यह सब देखकर मेरी तो रूह ही कांप उठी। आइए आगे बात करते हैं मजदूर की। मजदूर 1842 में किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि वेतनभोगी मजदूरों यानी कामगारों के जीवन की औसत अवधि शहर में रहने वाले अन्य किसी भी सामाजिक समूह के जीवन काल से कम थी। बर्मिंघम में यह 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष, डर्बी में 21 वर्ष कम थी। नए औद्योगिक नगरों में गांव से आकर बसने वाले लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में काफी छोटी आयु में मर जाते थे। वहां पैदा होने वाले बच्चों में आधे तो 5 साल तक की आयु प्राप्त करने से पहले ही चल बसते थे। शहरों की आबादी में वृद्धि वहां से पहले से रह रहे परिवारों में नए पैदा हुए बच्चों से नहीं, बल्कि बाहर से आकर बसने वाले नए लोगों से ही होती थी। मौतें ज्यादातर उन महामारियों के कारण होती थी जो जल प्रदूषण से, जैसे हैजा, कोलरा तथा आंत्रशोथ टाइफाइड से, और वायु प्रदूषण से, जैसे क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस से होती थी। 1832 में हैजे का भीषण प्रकोप हुआ, जिसमें 31,000 से अधिक लोग काल के गर्त में समा गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक स्थिति यह थी कि नगर प्राधिकारी जीवन की इन भयंकर परिस्थितियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे, और इन बीमारियों के निदान और उपचार के बारे में चिकित्सकों या अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं थी। औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये आपके ऐसे निबंध लिखने में भी काम आ सकते हैं। औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण। औद्योगिक क्रांति एक ऐसा समय था जब औरतों और बच्चों के काम करने के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ग्रामीण गरीबों के बच्चे हमेशा घर में या खेत में अपने माता पिता या संबंधियों की निगरानी में तरह तरह के काम किया करते थे, जो समय, दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। इसी प्रकार गांव में औरतें भी खेत में काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। वे पशुओं का पालन पोषण करती थी, लकड़ियां इकट्ठा करती थी और अपने घरों में चरखे चलाकर सूत काटती थी। कारखानों में काम करना इससे बिल्कुल अलग किस्म का होता था। वहां लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का काम कठोर अनुशासन तथा तरह तरह के दंड की भयावह परिस्थितियों में कराया जाता था। मर्दों की मजदूरी मामूली होती थी, उससे अकेले घर का खर्च नहीं चल सकता था, जिसे पूरा करने के लिए औरतों और बच्चों को भी कुछ कमाना पड़ता था। जो मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, काम पूरा करने के लिए मजदूरों की जरूरत कम होती गई।
उद्योगपति मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि एक तो उनकी मजदूरी कम होती थी और दूसरे वे अपने काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में भी कम आंदोलित हुआ करते थे। स्त्रियों और बच्चों को लंकाशायर और यॉर्कशायर नगरों के सूती कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था। रेशम फीते बनाने और बुनने के उद्योग धंधों में बर्मिंघम के धातु उद्योगों में बच्चों के साथ साथ औरतों को ही अधिकतर नौकरी दी जाती थी। कपास काटने की जेनी जैसी अनेक मशीनें तो कुछ इसी तरह की बनाई गई थी कि उन्हें बच्चे ही अपनी फुर्तीली उंगलियां और छोटी काठी के कारण आसानी से काम कर सकते थे। बच्चों को अक्सर कपड़ा मिलों में रखा जाता था, क्योंकि वहां सटाकर रखी गई मशीनों के बीच से छोटे बच्चे आसानी से आ जा सकते थे। बच्चों के कई घंटों तक काम दिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें हर रविवार को भी मशीनें साफ करने के लिए काम पर आना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ताजी हवा खाने या व्यायाम करने का भी कभी कोई मौका नहीं मिलता था। कई बार तो बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे, उनके हाथ कुचल जाते थे, यहाँ तक कि बच्चे काम करते करते इतने थक जाते थे, उन्हें नींद की झपकी आ जाती थी और मशीनों में गिरकर मौत के मुंह में चले जाते थे। कोयले की खानें भी काम करने के लिहाज से बहुत खतरनाक होती थी। खानों की छतें धंस जाती थी अथवा वहां विस्फोट हो जाता था और चोटें लगना तो आम बात थी। कोयला खानों के मालिक कोयले के गहरे अंतिम छोरों को देखने के लिए अथवा जहां जाने का रास्ता वयस्कों के लिए बहुत सकरा होता था, वहां बच्चों को ही भेजते थे। छोटे बच्चों को कोयला खानों में ट्रैपर का भी काम करना पड़ता था। कोयला खानों में जब कोयला भरे डिब्बे इधर उधर ले जाए जाते थे, तो वे आवश्यकता अनुसार उन दरवाजों को खोलते और बंद करते थे, यहाँ तक कि वे कोल बियरर्स के रूप में अपनी पीठ पर रखकर कोयले का भारी वजन भी ढोते थे। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत जरूरी समझते थे, ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सकें। ब्रिटिश फैक्ट्रियों के अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि फैक्ट्री मजदूरों में से लगभग आधे ने तो वहां 10 साल से भी कम उम्र के में और 28% मजदूरों में 14 साल से कम की आयु में काम करना शुरू किया था। औरतों को मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिली, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन इससे उन्हें जितना लाभ हुआ उससे कहीं ज्यादा हानि की अपमानजनक परिस्थितियों के कारण हुई। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही या शैशवावस्था में ही मर जाते थे। उन्हें अपने औद्योगिक काम की वजह से मजबूर होकर शहर की घिनौनी गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ देख रहे होंगे आप। लंदन के गरीब मोहल्ले की एक गली फ्रांसीसी कलाकार डोरे द्वारा उकेरा गया चित्र। देखिए कैसे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं भीड़ में। कितना देखो, ये वृद्ध है, चल नहीं पा रही है, बच्चे हैं, लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स डिकन्सन 1812 से 17 औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप गरीबों के लिए जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई, उसका संभवतः सबसे कठोर समकालीन आलोचक थे। उन्होंने अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में एक काल्पनिक औद्योगिक नगर कोक टाउन का बड़ा सटीक वर्णन किया है। यह एक लाल ईंटों से बना नगर था, लेकिन उसकी ईंटों को रंग लाल तभी रह सकता था यदि धुएं और राख से ने उसे पुत कर बदरंग न कर दिया होता। लेकिन हालत यह था कि कस्बा अजीब लाल और काले रंग के मिश्रण से पुता था, मानो वह किसी खूंखार आदमी का चेहरा हो। यह मशीनों और उन लंबी चुंबी चिमनियों का शहर था, जिनमें से धुएं के सांपों की अटूट पंक्तियां कभी कुंडली न होकर लगातार निकलती रहती थी। इस नगर में एक काली नहर थी और एक नदी थी जिसका पानी बदबूदार रंजक गंदगी से भरकर बैंगनी रंग का हो गया था। वहां ढेरों इमारत थीं, जो उनके भीतर चलने वाली मशीनों के कारण हरदम कांपती रहती थी और उनकी खिड़कियां हमेशा ही खड़कती रहती थी, और वहां भाप के इंजन का पिस्टन उकताहट के साथ ऊपर नीचे होता रहता था, मानो किसी हाथी का सिर हो जो अपने दुख भरे पागल में आंखें फाड़े एक ही ओर देख रहा हो। ब्रिटेन के निबंधकार और उपन्यासकार D.H. लॉरेंस ने डिकेंस के 70 साल बाद कोयला क्षेत्र में स्थित एक गांव में आए ऐसे परिवर्तनों का इस प्रकार वर्णन किया जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव नहीं किया था, लेकिन जिसके बारे में उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। ईस्टवुड 19वीं सदी की शुरुआत में अवश्य एक छोटा गांव रहा होगा, जहां छोटी छोटी झोपड़ियां थी, खान मजदूरों के 4 कमरों वाले छोटे छोटे घरों की छिटपुट कतारें थी और पुराने खान मालिकों के आवास थे। लेकिन 1820 के आसपास किसी समय कंपनी ने पहला बड़ा शैफ्ट लगाया होगा
और औद्योगिक कोयला खान की पहली वास्तविक मशीनरी लगाई। मजदूरों के रहने के छोटे-छोटे घरों की कतारें अधिकतर गिरा दी गई और फिर नॉटिंघम रोड के साथ-साथ छोटी-छोटी दुकानें खुलने लगी और नीचे ढलान में कंपनी ने कुछ इमारतें बनाई जिन्हें आज भी नई इमारतें कहा जाता है। भट्टी काली गली में खुलने वाली छोटे-छोटे 4 कमरों वाले घरों की कतारें जिनकी पीठ चौकोर निर्जन स्थल की ओर थी, बेरकों के बाड़े की तरह बंद कर दी गई। बड़ा अजीब लगता है यह सब। विरोध आंदोलन। औद्योगिकरण के प्रारंभिक दशकों का समय वही था जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 द्वारा उद्भव नए-नए राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व स्थापित करने के आंदोलनों ने यह दिखा दिया कि सामूहिक जन आंदोलन चलाना संभव है। इनसे 1790 के दशक की फ्रांसीसी संसदीय सभाओं जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती हैं और रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को भी रोका जा सकता है। इंग्लैंड में फैक्ट्री में काम करने और कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था और श्रमजीवी लोग मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और कानून बनाकर लोगों से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार ही छीन लिया। इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे अरसे 1792 से 1815 तक युद्ध चलता रहा। इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा। बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई और रोटी, मांस जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें औसत मजदूरी स्तर से कहीं ज्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन की संसद ने 1795 में 2 जुड़वा अधिनियम पारित किए जिनके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया और 50 से अधिक लोगों की अनधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई। लेकिन पुराने भ्रष्टाचार, ओल्ड करप्शन के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा। पुराना भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग राजतंत्र और संसद के संबंध में किया जाता था। संसद के सदस्य, जिनमें भूस्वामी, उत्पादक तथा पेशेवर लोग शामिल थे, कामगारों को वोट अधिकार दिए जाने के खिलाफ थे। उन्होंने कॉर्न लॉज, अनाज के कानून का समर्थन किया। इस कानून के अंतर्गत विदेश में सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई तथा जब तक कि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एक स्वीकृत स्तर तक वृद्धि न हो गई हो। जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों और कारखानों में बढ़ी, वे अपने गुस्से और हताशा को हर तरह के विरोध में प्रकट करने लगे। 1790 के दशक में पूरे देश भर में ब्रेड अथवा खाद के लिए दंगे होने लगे। गरीबों का मुख्य आहार ब्रेड ही था और इसकी कीमत पर ही उनके रहन सहन का स्तर निर्भर करता था। ब्रेड के भंडारों पर कब्जा कर लिया गया और उन्हें मुनाफाखोरों द्वारा लगाई गई ऊंची कीमतों से काफी मूल्य में बेचा जाने लगा, जो आम आदमी के लिए वाजिब थी और नैतिक दृष्टि से भी सही थी। ऐसे दंगे खासतौर पर युद्ध के बदतरीन वर्ष 1795 में बार बार हुए, लेकिन उनका सिलसिला 1840 के दशक तक चलता रहा। परेशानी का एक कारण और भी था कि जिसे चकबंदी या बाड़ा पद्धति कहते हैं, जिसके द्वारा 1770 के दशक से छोटे छोटे सैकड़ों फार्म यानी खेत शक्तिशाली जमींदारों के बड़े फार्मों में मिला दिए गए। इस पद्धति से बुरी तरह प्रभावित हुए गरीब परिवारों ने औद्योगिक काम देने की मांग की, लेकिन कपड़ा उद्योग में मशीनों के प्रचलन से हजारों की संख्या में हथकरघा बुनकर बेरोजगार होकर गरीबी की मार झेलने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनका करघा मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। 1790 के दशक से बुनकर लोग अपने लिए न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग करने लगे। संसद ने इस मांग को ठुकरा दिया। जब वे हड़ताल पर चले गए तो उन्हें जबरदस्ती तितर-बितर कर दिया गया। हताश होकर सूती कपड़े के बुनकरों ने लंकाशायर में पावर लूमों को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे समझते थे कि इन बिजली के करघों ने उनकी रोजी रोटी छीनी है। नॉटिंघम में ऊनी कपड़ा उद्योग में भी मशीनों के चलन का प्रतिरोध किया गया। इसी प्रकार लेसेस्टरशायर और डर्बीशायर में भी विरोध प्रदर्शन किए गए। यॉर्कशायर में ऊन कतरने वाले ढांचों यानी सीयरिंग फ्रेम को तोड़ दिया। ये लोग परंपरागत रूप से अपने हाथों से भेड़ों के बालों की कटाई करते थे। 1830 के दंगों में फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों को भी लगा कि उनका धंधा तो चौपट होने वाला है, क्योंकि खेती में भी भूसी से दाना अलग करने के लिए नई खलियानी मशीन यानी थ्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हो गया था। दंगाइयों ने इन मशीनों को तोड़ डाला
परिणाम स्वरूप 9 दंगाइयों को फांसी की सजा हुई और 450 लोगों को कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले जनरल नेड लूड के नेतृत्व में लूडिज्म 1811-17 नामक अन्य आंदोलन चलाया गया। यह एक अन्य किस्म के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण था। लूडिज्म के अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ में ही विश्वास नहीं करते थे, बल्कि न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगें पेश करने के लिए मजदूर संघ यानी ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार की भी मांग करते थे। औद्योगिकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवियों के पास उन कठोर कार्यवाहियों जिनसे उनके जीवन में फेरबदल हो रही थी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो वोट देने का अधिकार था और न ही कानूनी तरीका। अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों अर्थात राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभाएं करने और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स फील्ड मैदान में शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए, लेकिन उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया। इसे पीटर लू के नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यानी लू इस शब्द को वाटरलू शब्द से मेल खाते हुए बनाया गया था। 1815 में वाटरलू फ्रांसीसी सेना पराजित हुई थी। उन्होंने जिन अधिकारियों की मांग की थी उन्हें उसी वर्ष संसद द्वारा पारित 6 अधिनियमों द्वारा नकार दिया गया। इन अधिनियमों के द्वारा उन राजनीतिक कार्यकलापों पर रोक बढ़ा दी गई। इस रोक की शुरुआत 1795 के 2 जुड़वा अधिनियमों के तहत की गई थी, परंतु इससे कुछ लाभ भी हुए। पीटर लू के बाद ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक प्रतिनिधित्वकारी बनाए जाने की आवश्यकता उदारवादी राजनीतिक दलों द्वारा महसूस की गई और जुड़वा अधिनियमों को 1824 से 25 में निरस्त कर दिया गया। कानूनों के जरिए सुधार। सरकार औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों के प्रति कितनी जागरूक थी? 1819 में कुछ कानून बनाए गए जिनके तहत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई और 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। लेकिन इस कानून में इसका परिवर्तन यानी पालन कराने के लिए आवश्यक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी। संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति का भी भारी विरोध किया जाने के बाद 1833 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम लगाने की अनुमति दी गई। बड़ों बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था कर दी गई जिससे कि अधिनियम के प्रवर्तन तथा पालन को सुनिश्चित किया जा सके। अंततः 1847 में 23 वर्ष की से भी अधिक लंबे अरसे तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटा विधेयक पारित कर दिया गया। इस कानून ने स्त्रियों और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए और पुरुष श्रमिकों के लिए 10 घंटे का दिन निश्चित कर दिया। ये अधिनियम कपड़ा उद्योगों पर ही लागू थे, खनन उद्योग पर नहीं। सरकार द्वारा स्थापित 1842 के खान आयोग ने यह उजागर कर दिया कि खानों में काम करने की परिस्थितियां वास्तव में 1833 के अधिनियम के लागू होने से पहले कहीं अधिक खराब हो गई, क्योंकि पहले से अधिक संख्या में बच्चों को कोयला खानों में काम पर लगाया जा रहा था। 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगा दी। फील्ड्स फैक्ट्री अधिनियम 1847 में यह कानून बना दिया गया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन से काम न लिया जाए। इन कानूनों का परिवर्तन फैक्ट्री निरीक्षकों द्वारा किया जाना था, लेकिन यह एक कठिन काम था। निरीक्षकों का वेतन बहुत कम था और प्रबंधक उन्हें रिश्वत देकर आसानी से उनका मुंह बंद कर देते थे। दूसरी ओर बच्चों के माता पिता भी उनकी आयु के बारे में झूठ बोलकर उन्हें काम पर लगवा देते ताकि उनकी मजदूरी से घर का खर्च चलाने में सहायता मिले। औद्योगिक क्रांति के इतिहास के विषय में तर्क वितर्क। औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क। 1970 के दशक तक इतिहासकार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1820 के दशक के बीच हुए औद्योगिक विकास व विस्तारों के लिए करते थे, लेकिन उनके बाद इस शब्द के प्रयोग को अनेक आधार पर चुनौती दी जाने लगी। दरअसल औद्योगिकरण की क्रिया इतनी धीमी गति से होती रही कि इसे क्रांति कहना ठीक नहीं होगा।
इसके द्वारा पहले से मौजूद प्रक्रियाओं को ही आगे नए स्तरों तक लाया गया। इस प्रकार फैक्ट्रियों में श्रमिकों का जमावड़ा पहले की अपेक्षा अधिक हो गया और धन का प्रयोग भी पहले से अधिक व्यापक रूप से होने लगा। 19वीं शताब्दी शुरू होने के काफी समय बाद तक भी इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में कोई फैक्ट्रियां या खाने नहीं थी, इसलिए औद्योगिक क्रांति शब्द अनुपयुक्त समझा जाता है। इंग्लैंड में परिवर्तन क्षेत्रीय तरीके से हुआ, प्रमुख रूप से लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम में या न्यू कैसल्स नगरों के चारों ओर, न कि संपूर्ण देश में। क्या कपास या लोहा उद्योगों में अथवा विदेशी व्यापार में 1780 के दशक से 1820 के दशक तक हुए विकास या समृद्धि को क्रांतिकारी कहा जा सकता है? नई मशीनों के कारण सूती कपड़ा उद्योग में जो ध्यानाकर्षण समृद्धि हुई, वह भी ऐसे कच्चे माल यानी कपास पर आधारित थी जो ब्रिटेन में बाहर से मंगाया जाता था, और तैयार माल भी दूसरे देशों में, विशेषतः भारत में बेचा जाता था। धातु से बनी मशीनें और भाप की शक्ति को 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक दुर्लभ रही। ब्रिटेन के आयात और निर्यात में 1780 के दशक में जो तेजी से वृद्धि हुई, उसका कारण यह था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण उत्तरी अमेरिका के साथ जो व्यापार बाधित हो गया था, वह फिर से शुरू हो गया। इस वृद्धि को तीव्र कहकर अंकित किया गया, क्योंकि जिस बिंदु से उसका प्रारंभ हुआ था वह काफी नीचे था। आर्थिक परिवर्तनों के सूचकांक यह दर्शाते हैं कि सतत औद्योगिकरण 1815 से 20 से पहले की बजाय में बाद में दिखाई दिया। 1793 के बाद के दशकों में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों में विघटनकारी प्रभावों का अनुभव किया गया था। औद्योगिकरण को देश के धन पूंजी निर्माण में या आधारभूत ढांचा तैयार करने में अथवा नई नई मशीनें लगाने के लिए अधिकाधिक निवेश करने में, इन सुविधाओं के कुशलतापूर्वक उपयोग के स्तरों को बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ साथ जोड़ा जाता है। यानी लाभदायक निवेश इन मायनों में उत्पादकता के स्तरों के साथ साथ 1820 के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1840 के दशक तक कपास, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योगों से आधे से भी कम औद्योगिक उत्पादन होता था। तकनीकी प्रगति इन्हीं शाखाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह कृषि संसाधन तथा मिट्टी के बर्तन बनाने, पॉटरी जैसे अन्य उद्योग धंधों में भी देखी जा सकती थी। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास 1815 से पहले की अपेक्षा उसके बाद अधिक तेजी से क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इतिहासकारों ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि 1760 के दशक से 1815 तक ब्रिटेन ने एक साथ दो काम करने की कोशिश की। पहला औद्योगिकरण और दूसरा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ना, और शायद उनमें से एक काम में असफल रहा। ब्रिटेन 1760 के बाद अगले 60 वर्षों में 36 वर्ष तक लड़ाई में व्यस्त रहा। जो पूंजी निवेश के लिए उधार ली गई थी, वह युद्ध लड़ने में खर्च की गई। यहाँ तक कि युद्ध का 35% तक खर्च लोगों की आमदनियों पर कर लगाकर पूरा किया जाता था। कामगारों और श्रमिकों को कारखानों में खेतों से निकालकर सेना में भर्ती कर दिया जाता था। खाद्य सामग्रियों की कीमतें तो इतनी तेजी से बढ़ी कि गरीबों के पास अपनी उपभोक्ता सामग्री खरीदने के लिए भी बहुत कम पैसा बचता था। नेपोलियन की नाकाबंदी की नीति और ब्रिटेन द्वारा उसे नाकाम करने की कोशिश ने यूरोप महाद्वीप को व्यापारिक दृष्टि से अवरुद्ध कर दिया। इससे ब्रिटेन के निर्यात होने वाले अधिकांश लक्ष्य स्थल ब्रिटेन के व्यापारियों की पहुंच से बाहर हो गए। क्रांति के साथ प्रयुक्त औद्योगिक शब्द अर्थ की दृष्टि से बहुत सीमित है। इस दौरान जो रूपांतरण हुआ वह आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका विस्तार इन क्षेत्रों से परे तथा समाज के भीतर भी हुआ, और इसके फलस्वरूप दो वर्गों में प्रधानता मिली। पहला था बुजुर्ग वर्ग यानी मध्यम वर्ग, दूसरा था नगरों और देहाती इलाकों में रहने वाला मजदूरों का सर्वहारा वर्ग। 1851 में लंदन विशेष रूप से निर्मित स्फटिक प्रासाद यानी क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उस समय देश की आधी जनसंख्या शहरों में रहती थी, लेकिन शहरों में रहने वाले कामगारों में से जितने लोग हस्तशिल्प की इकाइयों में काम करते थे, लगभग उतने ही फैक्ट्रियों या कारखानों में कार्यरत थे। 1850 के दशक से शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को अनुपात अचानक बढ़ गया और उनमें से अधिकांश लोग उद्योगों में काम करते थे, यानी वे श्रमजीवी वर्ग थे। अब ब्रिटेन के समूचे कार्यबल का केवल 20% भाग ही देहाती इलाकों में रहता था। औद्योगिकरण की यह रफ्तार अन्य यूरोपीय देशों में हो रहे
औद्योगिकरण के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज थी। ब्रिटिश उद्योग के विस्तृत अध्ययन में इतिहासकार ए मस्सन ने कहा कि 1850 से 1914 तक की अवधि को एक ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसमें औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलट अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले बड़ी तेजी से और व्यापक रूप से हुआ था। ये यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे होंगे, इसके बारे में 1851 की महान प्रदर्शनी ने सभी राष्ट्रों को औद्योगिक उपलब्धियों, विशेष रूप से ब्रिटेन की उल्लेखनीय प्रगति की झांकी प्रस्तुत की। यह प्रदर्शनी लंदन के हाइड पार्क में स्थित क्रिस्टल पैलेस में लगाई गई थी। यह पैलेस विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए बर्मिंघम में उत्पादित लोहे फलकों में जड़ी शीशे की चादरों से बनाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए अल्टीमेट ऑडियो बुक से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने दोस्तों को भी इसके भी बारे में बताएं। आप इस ऑडियो बुक को कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं।